भाजपा विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से आपदा जैसे हालात उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बनते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले धराली में ही हालात बने थे आपके विधानसभा क्षेत्र में। किस तरह से व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किया भी गया मौके पर, क्योंकि आप भी पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे हुए थे। देखिए, इस समय पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अत्यधिक जो है अतिवृष्टि हो रही है और लगातार जगह जगह भूस्खलन, पूरा पहाड़ जो है जगह जगह दरक रहे हैं, टूट रहे हैं और कहीं बादल फट रहे हैं। तो बहुत ऐसी स्थिति इस समय है जहां सड़कें जगह जगह टूट कर बंद हो रही, वहीं फिर खुलवाने का काम लगातार बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। तमाम सड़कें इस समय जो है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होगी। इतना नुकसान कभी देखने को नहीं मिला और जगह जगह ऐसी स्थिति पहली बार। लेकिन ये बहुत बड़ा ऐसा एक विषय हो गया पूरे उत्तराखंड का कि इसका पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो बारिश का भी जो हम देख रहे हैं कि बारिश जिस तरह से होती है उस तरह से बारिश नहीं हो पा रही, जबकि सावन के महीने लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन एकदम अचानक 2 किलोमीटर पे बहुत तगड़ी बारिश हो रही, 2 किलोमीटर बाद बारिश नहीं हो रही। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे मतलब पता लगाने की ज़रूरत है, जिसको मतलब जिस पे अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ऐसा उत्तराखंड में क्यों हो रहा है। लेकिन जो आपदा धराली के अंदर और जगह जगह जो इस समय आई, उस समय लगातार हमारी सरकार ने, हमारे पूरी प्रशासन की टीम ने और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद उसकी मॉनिटरिंग की। लगातार जहाँ घटनास्थल था वहाँ मैं भी 5 दिन तक लगातार डेरा डालकर जमा रहा पूरी व्यवस्थाओं को। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि कैसे उन लोगों को विस्थापित किया जाए। धराली का जो क्षेत्र है उसकी जो अपने में एक पहचान थी, वहाँ पे लगभग 121 होटल, होम स्टे सहित जो है नष्ट हो गए हैं, पूरा तबाह हो गया। उनकी आजीविका लहलाते सेब के बगीचे बराबर हो गए हैं और अब जो बचे हुए सेब हैं उनको अब वो निकलने वाले हैं, तो उनकी भी एक समस्या है। तो इन चीज़ों पे लगातार मंथन चल रहा है, बात चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लिए बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करने के लिए यहाँ पर हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, उन्होंने भी वहाँ पर वो बात रखी होगी। लेकिन मैं पुनः आज माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय मिलूँगा कि धराली के लिए आर्थिक पैकेज देना बहुत ज़रूरी है और धराली के साथ जो उसके बाद जो गाद भर गई है, मुखबा, हरसिल, तमाम जो नुकसान हुआ है परिसंपत्तियों का और भविष्य के लिए पूरे हरसिल के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, झाला पे खतरा हो गया, भटवाड़ी चढ़ेती पे। तो ये जो गाद भर गई ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि 3-3 जगह पहले लगभग 1:30 बजे के लगभग जो है जो बादल फटने की जो घटना थी वो धराली की थी। उसके ठीक 3:15 बजे की जो घटना थी वो जो है तेलंगाना जो गार्ड हरसिल में जहाँ पे आर्मी के जवान बहे हैं, तो वहाँ की घटना थी। उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद जो है आपका सुक्की टॉप के पास, डबरानी के पास। तो इतने बड़े ब्लास्ट आना और इतना बड़ा मलबा जो है नदी में आना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो नीचे की बस्तियाँ अब उनके लिए भविष्य में खतरा उत्पन्न हो गया। तो ये सारी बातों पे जो है शोध करने की ज़रूरत है और कैसे इन बस्तियों को भविष्य के लिए बचाया जाए, ये सब एक चैलेंज है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य के लिए एक बड़ा पैकेज देकर इन बस्तियों को बचाया जा सकता है। सब क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इस पर चिंता जताई है और लगातार, क्योंकि केंद्र भी मॉनिटरिंग कर रहा है उत्तराखंड को लेकर। देखिए, मैं माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी हर समय एक निगाह जो देवभूमि है उत्तराखंड, वहाँ के लोगों के पे, वहाँ के जनमानस के अच्छा करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। तो धराली जो क्षेत्र है पूरा गंगोत्री क्षेत्र नहीं, अन्य पूरे जो उत्तराखंड के अंदर जो इस समय बहुत बड़ी आपदा आ रही है, तो 3 सदस्य समिति जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल बनाकर उनको जो है घटनास्थल पर भेजा कि क्या इसके लिए हो सकता है। वो भी इसका रिसर्च कर रहे हैं और अच्छा है कि अब 7 सदस्य समिति जो है केंद्र सरकार भी भेज रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड का जनमानस इस समय बहुत अपने को भयभीत और बहुत ऐसा महसूस कर रहा है। चाहे वो हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है, हम क्योंकि गैरसैंण से आए तो सड़कों की स्थिति आपने देखा कि कितना तरह जो है भूस्खलन हो रहा है। अभी थराली की घटना है, उससे पहले धराली की घटना है। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं तो कई हैं और इस समय मुझे लग रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान पूरे उत्तराखंड में हुआ और इस
अरबों रुपए का नुकसान भरने के लिए केंद्र सरकार ज़रूर हमारी मदद करेगी। वैसे अब आपने भी सोचा होगा कि विधानसभा में इस तरह के सवाल ज़रूर उठाएंगे कि जिस तरह से आपदा चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ा विषय देखने को मिला कि सत्र पूरी तरह से नहीं चल पाया। क्या इसका रीज़न भी आप मानते हैं और क्या लगता है कि बातें सुनना ज़रूरी था? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़े हृदय विदारक घटना इस समय धराली के अंदर और जगह जगह हुई है, तो उस पे चर्चा, दैवीय आपदा पे चर्चा होनी बहुत अत्यावश्यक थी और मैंने प्रश्न भी लगाया था। लेकिन हमने, जो हमारे विपक्ष के दल हैं, हमने भी, मुझे पूरा उन पे विश्वास था कि वो इस समय आपदा की इस घड़ी में, जहां उत्तराखंड इस दंश को झेल रहा है, इस घड़ी में वो ज़रूर जो है दैवीय आपदा पे चर्चा कराएंगे। जो नुकसान हुआ उन जो है गाँव को कैसे बचाया जाए, जो आज भी मिसिंग चल रहे हैं उनको कैसे उनकी भरपाई की जाए, तो ये तमाम मुद्दे थे। लेकिन ऐसा न होते हुए लगातार जब हम सत्र के पहले दिन गए तो सीधा जैसे ही सत्र शुरू होने वाला था तो उन्होंने एक ही बात को जो है मतलब एक रट लगा दी, और इस तरह का सदन में उससे भले आज चाहे टीवी चैनल के माध्यम से हो, एक अच्छा संदेश जो है लोकतंत्र के लिए नहीं जाता है, क्योंकि हम लोगों को जनता चुनकर भेजती है। ठीक है, थोड़ी देर क्योंकि नाराज़गी थी, उन्होंने अपना मुद्दा रखा, उनको अपनी बात कहने का पूरा वो था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लगातार जो है वहाँ पर टेबल बजाते हुए, हल्ला करते हुए सदन को नहीं चलने दिया, सदन में लगातार हंगामा किया। तो जितने भी जो मान्य विधायक हैं अपनी बात को लेकर वहाँ पर आए थे कि सदन में हम अपने क्षेत्र की बात को रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होने दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, अगर कहीं पे गलत हुआ तो उस बात पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन लगातार आपने उस बात को विरोध करना उनका एक वो दायित्व था, लेकिन लगातार इस तरह से विरोध करना कि सदन को न चलने देना, ये तो एक तानाशाही रवैया है और उत्तराखंड के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बस अब आप तो बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से कार्य भी कर रही है, अच्छे कार्य भी गिना रहे हैं, लेकिन उधर हरक सिंह रावत लगातार सरकार पर निशाना उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंत्येष्टि जब तक नहीं कर देंगे तब तक माला नहीं पहनेंगे। देखिए, हमारे बहुत बड़े नेता हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। अब वो बहुत सीनियर हैं, अब उनकी बात पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप सब जानते हैं कि पहले वो भाजपा में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में थे। अब उस बातों को वो कह रहे हैं कि मैं मतलब जो है इस तरह की जो अपनी बयानबाजी में कह रहे हैं, तो वो उनका अपना एक वो है, लेकिन जनता सब जानती है। वैसे क्योंकि वोट चोरी जैसे आरोप लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक भी आपने देखे, तो क्या आपको लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए या फिर क्या वाकई वोट चोरी के आरोप सही? देखो, आज जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। जहाँ देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन चर्चाओं पे न जाके इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं विपक्ष सोच रहा है। विपक्ष को अपनी कुर्सी, जो उनकी कुर्सी चली गई, उसके लिए वो हताहत हैं, परेशान हैं, और इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई साहब, किस और ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर विपक्ष इस तरह के सवाल उठा रहा है तो ये तो अपने आप में भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अब विपक्ष का हमेशा झूठे बयान देना, झूठी बातें करना, झूठा प्रचार करना, ये पिछले चुनाव में भी देखा गया है। इस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो संगठन है, पूरा इस समय अध्ययन कर रहा है कि किस पिछली बार गलत प्रचार करते हुए, संविधान बचाओ का नारा देते हुए लोगों को किस तरह से गुमराह किया। मैं तो यही निवेदन अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व के ऊपर कि हम कैसे एक विश्व की शक्ति बने, उसमें हमारी पहचान कैसे, वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों को ये पछता नहीं है, तो झूठे बयानबाजी करके जो है उनका काम है कि झूठी अफवाह फैलाओ, जनता को गुमराह करो और किसी तरह से सीट हथियाने का काम करते हैं।
धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे। गंगोत्री से सुरेश चौहान जी जो कि बता रहे थे कि किस तरह से विपक्ष जो है लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। हालांकि तमाम विषयों पर और राज्य के मुद्दों पर उन्होंने हमसे बातचीत भी की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी हाल फिलहाल में आए थे निरीक्षण करने के लिए और एक बड़ी राहत उत्तराखंड को देकर के गए हैं। किस रूप में आप देख भी रहे हैं उनका ये निरीक्षण और क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उत्तराखंड के प्रति। एक भावनात्मक लगाव उनका हमेशा से रहा है और इस समय उत्तराखंड आपदा की इस घड़ी में उनसे जिस तरह की अपेक्षा कर रहा था, उन्होंने स्वयं आकर के 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की है और उसको तत्कालिक राहत के रूप में फौरी तौर पे हम देख सकते हैं। बाकी पूरे जो क्षति हुई है उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा और उसके अनुसार केंद्र सरकार मदद करेगी, इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर जो आपदा के मानक हैं उनमें कहीं शिथिलीकरण की आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है, जो सबूत है इस बात का कि उत्तराखंड के प्रति उनका नज़रिया क्या है। आपदा पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की है। हाँ बिल्कुल, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि वो प्रभावितों से स्वयं मिलकर के अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की, उनकी जो तकलीफ़ें थी उनको समझने का उन्होंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि उन्होंने एक अच्छा राहत पैकेज जो है वो घोषित किया है। अभी किस तरह की दिक्कतें आप देख भी रहे हैं उत्तराखंड में भाई साहब, और अभी आपके क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो किस तरह की आपदाएं, किस तरह की सड़कें बाधित भी हैं, उनको खुलाने के लिए किस तरह से कार्य जारी भी है आप लोगों की ओर से? देखिए, इस आपदा में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के आई, क्योंकि सड़क जो है बहुत सारे स्थानों पर या तो वॉश आउट हो गई थी या बड़े बोल्डर आने की वजह से बाधित हो गई थी। युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन बारिश अभी भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बारिश छुट-पुट अभी भी आ रही है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्यों में भी आपदा के दौरान काफ़ी व्यवधान हुआ, लेकिन उसके बावजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और सबसे बड़ी बात जो स्थानीय लोग थे, जो वॉलंटियर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके आपदा राहत कार्यों में भाग लिया और इसी के कारण आपदा के बाद होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सका। वैसे चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस बार प्रभावित बहुत बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा हुई है, श्रद्धालु आना भी चाहते थे, लेकिन जिस तरह के हालात बने, आपको क्या लगता है, क्या यात्रा अब प्रभावित हो रही है, लोगों में डर है? देखिए, यात्रा निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। आपदा के दौरान सड़क कनेक्टिविटी जगह जगह बाधित थी, लेकिन उसका सुखद पहलू ये है कि कल जब मैं देहरादून की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में जो है यात्री फिर से चार धाम की तरफ रुख कर रहा है और अगर मौसम अनुकूल रहा तो सितंबर और अक्टूबर महीने में जो पिछली आपदा के कारण यात्रा में कमी आई है, शायद उसकी भरपाई हो पाएगी। मतलब ये जो इस बार की इतनी आपदाएं आप देख भी रहे हैं उत्तराखंड में और तमाम प्रदेशों में भी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं? जितना विकास कार्य हम कर रहे हैं पहाड़ों पे, विकास का तो नाम दे रहे हैं, लेकिन लगातार विनाश अब प्रकृति दिखा रही है। देखिए, सिद्धांत रूप में ये सब बातें कहना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप मौके पे जाएंगे तो चीज़ें कुछ और होती हैं। जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं
और ख़ास तौर पे जो हिमालयी क्षेत्र है, ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, जो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में चल रही है। भूगर्भीय गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज भी होती रहती हैं। तो उसके चलते जो आपदाएँ आती हैं, और ये भी कहना ठीक है कि विकास कार्यों की वजह से कहीं पे नुकसान होता है। लेकिन ये भी सही है कि पहले अगर कहीं भूस्खलन होता था, बाढ़ आती थी, वहाँ सड़क नहीं होती थी, वहाँ आबादी नहीं होती थी, तो इसलिए नुकसान नहीं होता था। आज सड़कें हर जगह बन गई हैं, तो कोई न कोई सड़क किसी न किसी भूस्खलन की चपेट में आ जाती है। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातों को देखा जाना चाहिए। मतलब इन दिनों राजनीति में भी लगातार ये देखने में नजर आ रहा है कि चाहे राहुल गांधी हो या उनकी पूरी टीम हो, बार बार एक ही नारा दे रहे हैं, वोट चोर, यानी कि कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी। देखिए, राहुल गांधी जी के जितने भी मुद्दे होते हैं वो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं। केरला में उनको वोट चोरी होते हुए नज़र नहीं आते। जहाँ पर उनकी जीत होती है वहाँ पर उनको लगता है कि जन भावना उनके अनुरूप थी, और जहाँ पर उनकी हार होती है, जहाँ उनको शिकस्त मिलती है, वहाँ उनको लगता है कि वोट की चोरी हो गई। कभी वो ईवीएम की बात करते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट की बात करते हैं, और अपने इन्हीं हास्यास्पद मुद्दों की वजह से वो लगातार देश में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे एक सजग विपक्ष को बात करनी चाहिए, आंदोलित होना चाहिए। लेकिन ये आधारहीन मुद्दे जब वो उठाते हैं, तो जनता उनको कभी गंभीरता से लेती नहीं है। लेकिन गंभीर मुद्दे तो इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि हरक सिंह रावत जी भी उठा रहे हैं प्रदेश में, और वो कह रहे हैं कि चाहे वो फंडिंग्स की बात हो जो बीजेपी ने ली, या फिर वो इस तरह की कस्में खा रहे हैं कि अंत्येष्टि करेंगे। तो इन सभी मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है कि कांग्रेस एक्टिव हो रही है उत्तराखंड में? देखिए, हरक सिंह पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं, बल्कि अब उनकी हैसियत एक राजनीतिक मसखरे से ज़्यादा कुछ रह नहीं गई है। उन्होंने धारी माँ की कसम खाई थी कि मैं कभी मंत्री पद स्वीकार नहीं करूँगा, और उसके बाद किस तरह से सड़कों पे वो फूट-फूट करके रोए, वो पूरे उत्तराखंड ने देखा है। भाग्य और तकदीर के दम पर उन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश में बेशक अपनी प्रासंगिकता रखी हो, लेकिन आज जिस तरह से वो हर एक पे धूल उड़ा रहे हैं, वो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है कि हरक सिंह कहीं उनका कोई वजूद भी नहीं है जहाँ तक भाजपा की अंत्येष्टि करने का सवाल है। हाँ, इस चक्कर में वो अपनी राजनीतिक अंत्येष्टि ज़रूर कर बैठेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि स्वदेशी अपनाओ अभियान आप लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, देश में एक बड़ा मैसेज दिया है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाओ। किस रूप में आप देखते हैं, क्या कहें? बिल्कुल, अब समय आ गया है जिस तरह से इस समय ग्लोबली जो ट्रेड को लेकर के, जो टैरिफ को लेकर के जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें इस बात की आवश्यकता और भी महसूस की जा रही है कि हमको अपने स्वदेशी उत्पादों पे निर्भर होना चाहिए, जिससे हमारे देश का जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको भी काम मिले और देश का पैसा देश के अंदर रहे। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ है, जो कि देश और प्रदेश के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।